हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं पीयूष राठी। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आया हूं। भैया, आपने अब तक स्कूल में बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपको अब ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की। तो इसीलिए आपकी टारगेट स्टडी कंप्लीट हो, मैं टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए। सबसे पहले हम रैंडम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उसके बाद में हम सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस जो मेन एग्जाम पेपर या किसी ना किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर और डीड से रिलेटेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का एलिमेंट नहीं है। तो भैया ये जो एलिमेंट्स है इनको याद रखना बहुत ही इजी है। आपको बस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। सेक्शन 4 की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर। हु हैव एग्रीड यानी कि इनके बीच में एग्रीमेंट है। ये वो लोग हैं जो एग्रीमेंट या एग्री होके चल रहे हैं। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? शेयरिंग होगी यहाँ पे। और ये जो प्रॉफिट है वो किसी ना किसी बिजनेस से डिराइव होना चाहिए। विच विल बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये जो सेंटेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट को, म्यूचुअल एजेंसी के रिलेशन को। तो भैया ये जो डेफिनेशन थी उससे हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं और यही हमारे फीचर्स हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो बताओ भैया कितने लोग होंगे यहाँ पे? मिनिमम कितने जने होंगे? मिनिमम होंगे 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 50। हु विल बी एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट होना जरूरी है और वो एग्रीमेंट करेंगे प्रॉफिट्स की शेयरिंग का। तो क्या यहाँ पे लॉस की शेयरिंग का एग्रीमेंट नहीं है? तो ये जो लॉस है उसकी शेयरिंग क्या है? यहाँ पे इंप्लाइड है, यानी कि डीम्ड है कि हम जब प्रॉफिट बांट ही रहे हैं तो लॉस भी हम बांटेंगे। एग्रीमेंट जो है यहाँ पे ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो हमें ये याद रखना है, मिनिमम कितने जने हैं? 2। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। एग्रीमेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो ओरल हो सकता है? हो सकता है। तो ओरल और रिटर्न दोनों टाइप का एग्रीमेंट हो सकता है। हम यहाँ पे प्रॉफिट को ही बांटेंगे या लॉस को बांटेंगे? दोनों को बांटेंगे। और ये जो प्रॉफिट या लॉस है वो किसी ना किसी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वहां पे कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नो चैरिटेबल एक्टिविटी। यदि कोई चैरिटेबल एक्टिविटी है तो भैया वहां पे आपको प्रॉफिट थोड़ी देखने को मिलेगा। एनपीओ या एनजीओ में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ये तो डोनेशन लेते हैं और अपना काम उससे करते हैं। तो ऐसे केस में यदि हमें प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना है तो वहां पे बिजनेस होना जरूरी है, यानी कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई चैरिटेबल पर्पज होना चाहिए। इनके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पे लिखा था इट विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो ये बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा या सभी में से कोई भी चला सकता है। तो ऐसे में ये जो पार्टनर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। तो भैया ये जो रिलेशनशिप है, ये जो इनके बीच का रिश्ता है, ये क्या कहलाता है? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन कहलाएगा। तो भैया यहाँ पे यदि कोई पार्टनर, एक जना यदि कोई काम कर रहा है, वो अपने उस काम से, अपने उस एक्टिविटी से सभी पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर देता है। तो ऐसे केस में इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन बोलेंगे। तो भैया पहला क्वेश्चन हमारा यही था, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का एलिमेंट नहीं है? एटलीस्ट 2 पर्संस, मिनिमम 2 जनों का होना। भैया ये तो एलिमेंट है, मिनिमम 2 जने होंगे और मैक्सिमम 50 जने होंगे। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पर्संस। यहाँ पे सभी के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिल्कुल। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस तक तो ठीक है, बट इक्वल शेयर होना कंपलसरी नहीं है। तो भैया यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये हमारा एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, किसी भी पार्टनर द्वारा किया गया काम क्या होगा? वो दूसरे पार्टनर्स को भी क्या कर देगा? बाउंड कर देगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? यहाँ पे भी म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। भैया म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बंदा काम करेगा तो वो अपने सभी पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर देगा। और इनके बीच का जो रिलेशन है ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, यानी कि ये एक दूसरे के मालिक भी हैं और नौकर भी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे बात हो रही है भैया माइनर पार्टनर की। तो पहले हम समझ लेते हैं ये माइनर पार्टनर होता क्या है।
ये जो माइनर पार्टनर है ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल पार्टनर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में ही हिस्सा लेता है। अब हम बात करते हैं माइनर होता कौन है। तो भैया इंडिया में डिफाइन किया हुआ है कि जो भी 18 से बिलो है, यानी कि बिलो 18 की एज का है, तो वो क्या है, माइनर है। और ऐसे में माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में साफ साफ लिखा हुआ है माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्शन है, माइनर पार्टनर बन सकता है। पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू यहाँ पे प्रोविजन बना हुआ है कि वो प्रॉफिट्स में ही शेयर करेगा, लॉस में शेयरिंग नहीं होगी। जैसे सारे पार्टनर्स एडमिशन लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वैसे ही इसका भी एडमिशन होगा, यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स कंसेंट देंगे पहले इसका एडमिशन करने के लिए, ठीक है। और ऐसे केस में यदि वो 18 की एज को अटेन कर लेता है, यानी कि बिलो 18 से वो मेजोरिटी की एज को अटेन कर लेगा, 18 प्लस की एज का हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो ऐसे केस में उसे एक पब्लिक नोटिस देना होगा। क्या करना होगा, एक पब्लिक नोटिस देना होगा। उस नोटिस में वो साफ साफ वहां पे डिस्क्राइब करेगा कि वो फ्यूचर में उस फर्म का पार्टनर है या नहीं है, पार्टनर है या नहीं है, उसे वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है, यानी कि वो फेल हो जाता है, ऐसा नहीं करता है, तो ऐसे केस में हम उसे एक्टिव पार्टनर ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्टिव पार्टनर ही मान लेंगे। और उसकी जो लायबिलिटी होगी वो हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंसीडर करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी ही हम कंसीडर करने वाले हैं। अब ये जो नोटिस है उसे विद इन 6 मंथ्स देना होता है। 18 का वो जैसे ही होगा वो विद इन 6 मंथ्स पब्लिक में नहीं ये नोटिस जारी करेगा। किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू ये नोटिस दे सकता है, जो भी जनरल न्यूज़पेपर होता है आसपास के एरिया में जो भी बढ़ता है, उस पेपर में वो यहाँ पे वो डिस्क्राइब करेगा एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि भैया मैं इस फर्म में अभी भी पार्टनर हूँ, फ्यूचर में पार्टनर हूँ या फिर नहीं हूँ। तो ऐसे केस में आपको ये बताना है कि माइनर पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज सही है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है माइनर कैंट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ये बात तो गलत है। माइनर पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में। ए माइनर कैंट बी एडमिटेड ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पर्सन एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स में। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी। माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। यदि माइनर से मेजर में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी मेजोरिटी की एज वो अटेंड कर लेता है, तो ऐसे केस में उसे पब्लिक नोटिस देना होगा, और वो भी 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना होगा। उसमें वो लिखेगा क्या कि वो फ्यूचर में उस फर्म का पार्टनर है या नहीं है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ऐसे केस में हम उसे एक्टिव पार्टनर मान लेंगे, और उसकी भी लायबिलिटी क्या होगी, क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। यदि वो कोई माइनर पार्टनर है तो ऐसे केस में वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटाइटल नहीं होता है, यानी कि उसे पार्टिसिपेशन नहीं देना होगा मैनेजमेंट की किसी भी एक्टिविटी में। तो भैया ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डोंट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल। कौन है जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यानी कि पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, और बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन भी नहीं करेगा। लैंड देयर नेम टू द पार्टनर, लेकिन अपना नाम पार्टनर्स को यूज में लेने को देगा, तो भैया वो है हमारा नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर्स की डेफिनेशन यदि आपको याद रखनी है बहुत ही आसान है, बस आपको ये देखना है कौन कौन पैसे लगा रहा है, कौन कौन मैनेजमेंट में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन है जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा, और कौन है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो ऐसे केस में यदि हम नॉमिनल पार्टनर की बात करें तो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा या कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी होगी। ऐसा क्यों होगा भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी क्यों होगी, क्योंकि जो पार्टनर बंदा है आपको अपना नाम यूज में लेने को दे रहा है बिजनेस में, तो उसके नाम की वजह से वहां पे कुछ लोग आपके पास आ रहे होंगे, कुछ क्लाइंट्स आपके पास आ रहे होंगे, तो उन क्लाइंट्स के लिए उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, मतलब लायबिलिटी इंपोज हो जाती है, और ऐसे केस में वो लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। स्लीपिंग पार्टनर की यदि हम बात करें तो स्लीपिंग पार्टनर नाम से ही पता चल रहा है, इनएक्टिव या डोरमेट पार्टनर हम इसे बोल सकते हैं। ये वो पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, और साथ ही साथ अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होगी इसकी। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पैसे इन्वेस्ट करेगा, सीक्रेटली आपके बिजनेस में काम भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा, और साथ ही साथ अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होगी। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होगा जो पैसे लगाएगा, जो काम भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होगी उसकी। इसके अलावा नॉमिनल पार्टनर के दो और टाइप्स होते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पहला टाइप है पार्टनर बाय
होल्डिंग आउट। ये जो टाइप है पार्टनर का, इसका मतलब है चुप रह करके जो भी पार्टनर बन जाए। यानी कि चुप रहने से भी पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल कोई भी बन सकता है पार्टनर चुप रहने से। बस वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आप किसी को लेकर जा रहे हो बैंक में, मैनेजर के सामने उसे बिठाते हो और बोलते हो मैनेजर को कि भाई जी आपकी दुकान है, लोन दे दो। और ऐसे केस में वो बंदा चुपचाप बैठता है, तो मैनेजर की नज़र में, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी क्या बन गया, आपका ओनर बन गया। तो यहाँ पे चुप रह करके भी वो क्या बन गया, आपका पार्टनर बन गया। और ऐसे केस में वो गारंटर बन जाएगा उस लोन के लिए जो आप अपनी फर्म के लिए ले रहे हो। दूसरा टॉपिक है इसमें, दूसरा मतलब टाइप है इसका पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल। ये जो पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्सप्रेसली बताता है कि ये भी एक ओनर है, जबकि ये ओनर नहीं होता है। यानी कि ये एक्सप्रेस करता है, अपनी एक्टिविटीज से बताएगा। कैसे कि कई बार आपने देखा होगा, आप किसी भी बढ़िया दुकान पे जा रहे हो और वहाँ पे कोई मिलने जुलने वाला मिल गया वहाँ पे बाहर, और वो बोलता है भाई जी अपनी दुकान है, सामान ले लो। तो ऐसे केस में वो ओनर नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्सप्रेसली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो भी एक ओनर है। ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी भी आपके लिए हो जाएगी। कहने का मतलब है उसकी लायबिलिटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोज हो जाएगी। आप उससे अपने पैसे वापस से वसूल कर सकते हो इस केस में, यदि आपको कोई भी सामान गलत मिल जाता है। तो ऐसे केस में उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पार्टनर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से टाइप अपने देखे, हमने देखा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर के दो टाइप होते हैं, होल्डिंग और पार्टनर बाई एस्ट्रोपेल। स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक सीक्रेट पार्टनर होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आप वापस से रिवाइंड करके समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का जो रिलेशन है वो फर्म के साथ में और दूसरे पार्टनर्स के साथ में एक एजेंट का भी होता है और प्रिंसिपल का भी। अगेन यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी की बात हो रही है। तो भैया ये जो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है, ये क्या बोलता है कि एक जो पार्टनर है वो किसी भी दूसरे पार्टनर के लिए या दूसरे अपने फर्म के लिए प्रिंसिपल भी होता है और साथ ही साथ एजेंट भी होता है। तो ये जो पार्टनर का फर्म से या पार्टनर का किसी दूसरे पार्टनर से जो रिलेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन बोलेंगे। और ये जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है कि भैया एक जो जना काम कर रहा है वो दूसरे पार्टनर से भी अपनी लायबिलिटी इंपोज कर सकता है अपने एक्ट के थ्रू, अपने कंडक्ट्स के थ्रू। तो बताओ ये जो रिलेशन है वो एक एजेंट का भी होगा और एक ओनर का भी होगा, यानी कि मालिक का भी हो सकता है और नौकर का भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। यानी कि एक प्रिंसिपल भी है और एक एजेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस। मिनिमम कितने जने होंगे पार्टनरशिप में, दो होंगे। तो आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, तो मैक्सिमम पार्टनर होंगे 50। ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल 10 में क्या लिखा हुआ है कि भैया ये जो पार्टनर्स होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उनकी सीलिंग क्या है 50। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि वो इन नंबर को कभी भी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का याद रखना आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इसकी अथॉरिटी है। और साथ ही साथ ये जो नंबर ऑफ पार्टनर्स की सीलिंग है ये कहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014 के रूल 10 में। इससे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में, किसमें, सेक्शन 464 में ये डिस्क्राइब की हुई थी 100। हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो सीलिंग थी वो 100 थी। बाद में उसे कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के रूल 10 के अंडर में उसे रिड्यूस करके 50 पे सेट किया गया। और ये अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो कभी भी इस सीलिंग को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। हम बात कर रहे हैं भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में गवर्न होने वाली पार्टनरशिप बिजनेस की। कौन से एक्ट के थ्रू, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के थ्रू जो भी बिजनेस गवर्न हो रहे हैं पार्टनरशिप में, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक होता है एलएलपी एक्ट जो कि 2008 में पास हुआ था। तो एलएलपी एक्ट 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की। इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम 11th 12th और आगे जो भी पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं वो है वो पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के बेसिस पे गवर्न करती है। तो इस पार्टनरशिप में भैया जो पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज जनरली अनलिमिटेड, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड को बनाना। भैया पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये अच्छे से समझ लो। जो एग्रीमेंट है ना पार्टनरशिप में, पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है, यानी कि वो एग्री हो रहे हैं प्रॉफिट को और लॉस को शेयर करने के लिए, तो वो जो एग्रीमेंट है यदि हम उसे रिटर्न में बना लेते हैं, यदि हम उसे रिटर्न में बना लेते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। तो बताओ क्या ये रिटर्न में बनाना कंपलसरी है? नहीं है, ये तो ओरल में भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो भैया बताओ पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं है, नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बी पॉइंट है। यानी कि अब एक चीज और है हमारे सामने, क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? तो वो भी जरूरी नहीं है। यदि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में बनाना जरूरी होता तो पार्टनरशिप को रजिस्टर भी कराना जरूरी होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को हम और किस नाम से जान सकते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बिल्कुल ये एक पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो भी पेनल्टीज वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। तो ये सारा का सारा पार्टनरशिप में भी ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है पार्टनरशिप की, पार्टनर्स के राइट्स लिखे हुए होते हैं, ड्यूटीज लिखी हुई होती है। तो ये सारा का सारा पार्टनरशिप का क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल आर्टिकल्स का मतलब होता है अंतर नियम, जो इंटरनल रूल्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो भी इसी में लिखे जाते हैं। तो भैया हमारा आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबोव। इस केस में हमने क्या सीखा कि भैया जो पार्टनरशिप डीड है, यानी कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है, वो हमारे लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हम उसे बोल सकते हैं। वो हमारी पार्टनरशिप का क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान हो गया। इसमें हमारी राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। क्या क्या लिखा हुआ है? हमारे राइट्स लिखी हुई है, ड्यूटीज लिखी हुई है, और सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। तो भैया जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो रूल्स लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स के नाम से भी हम जान सकते हैं। आपने कंपनी में पढ़ा होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसका भी मतलब वही है कि कंपनी के इंटरनल रूल्स। तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप के इंटरनल रूल्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी पार्टनर इज बाउंड, भैया वो बाउंड हो रहा है टू अटेन डिलीजेंटली टू हिज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज को करते वक्त कोई भी पार्टनर बाउंड हो रहा है तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू वो बाउंड होगा? राइट्स आपको बाउंड नहीं करते हैं, ये तो आपको फ्रीडम है, मतलब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेस करते हो कि नहीं। यहाँ पे आप बाउंडेशन फील नहीं करोगे। मीटिंग्स यहाँ पे करना कंपलसरी नहीं होती है, और यहाँ पे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट भी करना कंपलसरी नहीं है, बाउंड नहीं है। तो बाउंडेशन की बात आ रही है ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। तो भैया यहाँ पे ड्यूटीज को हमें फुलफिल करना होगा, हर पार्टनर को अपनी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी होगी, उसके लिए वो बाउंड होता है पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो आगे देखिएगा, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फिक्स रेशियो, बिल्कुल वो प्रॉफिट एंड लॉसेज को किसी भी फिक्स रेशियो में शेयर कर रहे हैं। अब वो फिक्स रेशियो यदि वो फिक्स नहीं भी करते हैं तो ऐसे केस में प्रोविजंस जो है पार्टनरशिप एक्ट के, वो क्या बोलते हैं? इक्वल पार्टनर होंगे सारे के सारे। तो भैया इक्वल पार्टनर होना भी तो एक फिक्स रेशियो हुआ, तो ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिक्स रेशियो में वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पार्टनर बनते हैं। टू और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दो या दो से ज्यादा लोग कॉमन एग्रीमेंट मतलब कॉमन बिजनेस के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी हमारे एक विशेषता है इसकी। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, भैया यहाँ पे एज एन एजेंट भी हो सकता है, एज एन प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो आप प्रिंसिपल या एजेंट कोई सा भी रिलेशन बात कर लो, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी की बात हो रही है, तो ये भी हमारी एक विशेषता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी, ऑल ऑफ द अबोव। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यह है व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानून की नजर में पार्टनरशिप का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो भैया एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक फर्म है और उसके 5 पार्टनर है, P1 to P5। ये जो 5 पार्टनर है ये इक्वल पार्टनर है फर्म के, और कोई फर्म से 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। तो ऐसे केस में फर्म उसे 1 करोड़ यदि नहीं चुका पाती है तो किसको चुकाना पड़ेगा? पार्टनर्स को चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या बोला था? अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला था। क्या बोला था? अनलिमिटेड लायबिलिटी का नाम दिया था। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या कर रही है कि फर्म
और पार्टनर दोनों को एक बना रही है। कहने का मतलब है फर्म से यहाँ पे रुपए मांगो 1 करोड़ या फिर पार्टनर से रुपए मांगो 1 करोड़, एक ही बात है। तो ऐसे केस में वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते हैं। तो फर्म की क्या नेचर हो गई, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जबकि कंपनी की हम बात करें तो कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। और उसे क्या मिल जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। यानी कि वहां पे जो ओनर है उसने जितना लगाया वहां पे लायबिलिटी उसकी उतनी रहती है। यानी कि यदि किसी ने 1 लाख के शेयर खरीदे हैं तो उसके कितने रुपए डूबेंगे, 1 लाख ही डूबेंगे, उससे एक्स्ट्रा रुपए कंपनी मांगेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है पार्टनरशिप के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच वन फ्रॉम द बिलो इज नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का कौन सा अधिकार नहीं है इनमें से। तो भैया पार्टनर्स के राइट में से एक तो तुम्हारे पार्टनरशिप की डेफिनेशन में मिल गया, राइट ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस होगा तो उसकी शेयरिंग होगी, तो वो हमारा राइट है। और क्या राइट है कि भैया कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी वक्त हमें यदि टेंशन हो जाए किसी भी पार्टनर को, तो वो पार्टनरशिप में क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। दूसरा इसके पास राइट है टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन का उसके पास राइट होता है। तो ऐसे केस में आपके पास 3 राइट आपको मालूम हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर करना, और साथ ही साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, और क्या राइट हो गया आपके पास, पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये 3 राइट्स आपको याद होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से राइट है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हिसाब किताब को चेक कर सकते हैं। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म, यानी कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपको इसका एक्सेप्शन भी याद होना चाहिए, माइनर पार्टनर जो है वो एंटाइटल नहीं है भाई, उसको है ना यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है कि वो मैनेजमेंट में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले सके। तो इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है माइनर पार्टनर, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिल्कुल ये हमारा एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना एक राइट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, भैया ये कोई राइट नहीं है। यहाँ तक कि यदि ओरल एग्रीमेंट होता है या पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो ऐसे केस में सैलरी मिलती ही नहीं है, तो ये राइट नहीं है, आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one from the following is the content of partnership deed? इनमें से पार्टनरशिप डीड की कंटेंट क्या है। भैया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जब हम किसी भी है ना, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे एग्रीमेंट की, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो। तो ओरल एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रिटर्न एग्रीमेंट की। जब ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, उसे हम बोलते हैं डीड। क्या बोलते हैं, डीड। अब उसमें लिखना क्या चीज होती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कैसा कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मतलब कितने बड़े फॉर्मेट में बिजनेस को कर रहे हो। तो ऐसे केस में बिजनेस का नेचर, आपके नाम पता, आपके फर्म का नाम पता, आप में से किसका बैंक में साइन चलेगा, या फिर कोई भी नया पार्टनर आएगा तो कैसे एडमिशन लिया जाएगा, या फिर हम में से कोई रिटायर हो रहा है तो उसको पेमेंट कैसे किया जाएगा, यदि कोई भी यहाँ पे परचेज करने के लिए एंटाइटल है तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई ये काम सिर्फ और सिर्फ ये बंदा ही करेगा। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है या फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट कितना लगेगा वो मेंशन करना होगा। पार्टनर कितने कितने रुपए लगा रहे हैं, क्या उनका एग्रीड रेशियो रहेगा, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी। ऐसे बहुत अनाप शनाप पॉइंट्स है जो आप चाहे जितने लिखवा सकते हो, डिपेंड करता है आप बिजनेस कैसा कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको देखना है जनरली कौन कौन से पॉइंट लिखते हैं हम। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, बिल्कुल ये हम लिखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ये भी हम लिखते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, ये भी हम लिखेंगे। तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े आपको कैसे लगे, आपको कमेंट करना है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी आपको कमेंट करना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।